हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है। कब होती है? रात्रि 8 बजे, जिसमें हम हिंदी के बेहतरीन कुछ दिनों से 60 प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं बहुत शानदार प्रश्नों का अभ्यास कराता हूँ। रात्रि 8 बजे किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, आप 8 बजे और 9 बजे वाली क्लास ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो 8 बजे आ जाइए और रात्रि 9 बजे। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, बहुत शानदार। मैं थोड़ी सी थिकनेस कम कर दूं। ठीक है, अब ये ठीक है। चलिए बताइए, काशी का 80, ध्यान से सुनिए, प्रश्नों की संख्या 60 है, जुड़ जाइए। काशी का 80 किसकी रचना है? क्या आपको पता है? आप किसी का भी एग्जाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, रात्रि 8 बजे वाली मेरी क्लास लीजिए। रात्रि 8 बजे में क्लास बहुत शानदार चलती है। काशी का 80 किसकी रचना है? सर, काशी का 80 ये काशीनाथ सिंह जी की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह की। चलिए बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? सर, तेजोमय का संधि विच्छेद होता है तेज प्लस मय, और इसके जा के बाद विसर्ग भी लगेगा, क्योंकि तेजोमय में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। अच्छा, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सर, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए हमारे अगला प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है कि अंगना समानार्थी शब्द है। अंगना किसका समानार्थी है? बताइए। रात्रि 9 बजे मैं शानदार 350 पर्यायवाची करा रहा हूं, जुड़ जाइए। अंगना किसका है? सर, अंगना किसका है? सॉरी, एक मिनट। अंगना स्त्री का पर्यायवाची है। अंगना किसका पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची है। और चलिए आगे बताइए कि जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्या आपको पता है? जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए। क्या पता है आपको? सर, ये किसके अनेकार्थी हैं? सर, ये जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके अनेकार्थी हैं? जीवन के अनेकार्थी हैं। और आगे चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सर, जहां पर सा, सी, से, के समान सरिस ऐसे वर्ड कहीं दिखाई दे तो समझ लेना कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार होता है।
कौन सा अलंकार? उपमा। चलिए चलिए, भाषा और बोली यदि टॉपिक पढ़ा है तो बताइए, पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? बहुत शानदार, बताइए बताइए, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? सर ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से कहाँ से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अगला प्रश्न बताइए, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी का मतलब है जब किसी भी स्वर का उच्चारण करें तो मुंह व्रत की तरह हो जाता है, तो वह व्रतमुखी है। अब कौन सा व्रतमुखी नहीं है? सर ऊ को पढ़ो, ऊ तो इसमें भी मुंह व्रत का आकार ले लेता है, ओ में भी और औ में भी, लेकिन आ में व्रत का आकार नहीं लेता। बड़ा आ ये व्रतमुखी स्वर नहीं है, ये व्रतमुखी स्वर नहीं है। और चलिए आगे आगे चलिए, बताइए। बहुत शानदार, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए बताइए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सर देखिए, ऑप्शन सी मत करना। अगर होता मदन हंस रहा है, यहाँ है मदन गोपाल को हंसा रहा है, और ये हंसना प्रेयार्थक रूप में है। वैसे तो हंसना रोना ये सभी अकर्मक हैं, लेकिन हंसना का अगर हंसाना हो जाए, रोना का रुलाना हो जाए, यदि अकर्मक क्रियाएं प्रेयार्थक रूप में प्रयोग हों तो वो सकर्मक हो जाती हैं। ये सी वाली सकर्मक है, तो अकर्मक कौन सी है? गेहूं पिस रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगर अकर्मक क्रियाएं हंसना रोना ये अगर प्रेयार्थक रूप में है तो सकर्मक कहलाएंगी। जैसे ये सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, सर हंसना है तो अकर्मक, लेकिन ये प्रेयार्थक रूप में लिखी है, इसलिए यहाँ पर तो ये सकर्मक होगी। तो अकर्मक कहाँ पर है? ऑप्शन ए गेहूं पिस रहा है। चलिए बताइए, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, पता है तो बताओ। अधुनातन का विलोम क्या है? बहुत बढ़िया सर, अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। क्या होता है? अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। और आगे चलिए, आगे बताइए, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ को उत्तरावस्था में क्या कहते हैं? उत्तरावस्था विशेषण की होती है, बताइए। घनिष्ठ की उत्तरावस्था क्या है? देखिए, हमने आपसे कहा कि उत्तरा कहे तो उसमें तर प्रत्यय लगा दो, और उत्तमा कहे तो तम प्रत्यय लगा दो। तो घनिष्ठ में उत्तरा पूछी है तो तर प्रत्यय लगाओ, घनिष्ठ तर। ये घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ होना चाहिए, घनिष्ठ तर। ऑप्शन सी घनिष्ठ तर, क्योंकि ये शब्द घनिष्ठ है तो घनिष्ठ तर होगा, घनिष्ठ में ही तर लगेगा। ऑप्शन सी। और चलिए आगे आगे बताइए। कहावत से प्रश्न है, कहावत से है, क्या आप बता पाएंगे? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ क्या है? बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ बताइए। और विकल्प ये है, एक मिनट रुक जाइए, विकल्प इसके इधर है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये विकल्प है, बताइए। इस कहावत का अर्थ क्या है? सर आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, इसी तरह जुड़े रहिए। सर छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामविलास शर्मा ने कहा। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। और चलिए आगे बताइए,
कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास जी और नंददास जी ने जो रचनाएं लिखी थीं वो किस भाषा में लिखी थीं। सर ये ब्रज भाषा में लिखी थीं। ऑप्शन सही होगा सी, ब्रज भाषा। आगे चलिए, बताइए छंद के कितने प्रकार होते हैं। बहुत बेहतरीन। सभी लोग रात्रि 9 बजे आइए, मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूं। आज पर्यायवाची की आखिरी क्लास है। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी। छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है विषम मात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद। छंद के 3 प्रकार। छंद 3 प्रकार का होता है। ठीक है, छंद कितने प्रकार का। 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। चलिए बढ़ जाइए, बताइए। शानदार प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। बताइए, दोहे और रोले को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। यदि दोहे रोले छंद को मिला दें तो कौन सा छंद। जल्दी से बताइए। कुंडलिया बनता है। कौन सा। कुंडलिया छंद बनता है। और पूछा भी जाता है कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। वैसे सामान्यता छंद में कितने चरण होते हैं। 4, लेकिन कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कितने। 6 चरण होते हैं। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इसी तरह जवाब दीजिए और बताइए टा ठा डा ढा डा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। टा ठा डा ढा वर्णों का संबंध काव्य के ओज गुण से है। किससे। ओज। अब ये ओज गुण क्या होता है। देखिए, ऐसी काव्य, ऐसी पंक्ति, ऐसी लाइन जिनको पढ़कर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न आ जाए, उत्साह, चमक उत्पन्न हो जाए, दीप्ति, तो उसे ओज गुण कहते हैं। जैसे वीर रस में, रौद्र रस में, बीभत्स रस में, इनको पढ़ने से शरीर में एनर्जी का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, तो इसमें ओज गुण है। और वर्णमाला के टा ठा डा ढा ये वर्ण में भी ओज गुण होता है, इनमें भी ओज गुण होता है। अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। सर, जहां पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो। जैसे सी आंसर, सेठ जानता है। क्या जानता है। कि नौकर ईमानदार है। यहां एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन सही होगा सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चलिए, बहुत शानदार। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। क्या आपको पता है। बहुत बेहतरीन। मैं विलोम शब्द करवा चुका हूं। आप देखिए हमारी 9 बजे वाली क्लास। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। वह कलकत्ता जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह कलकत्ता जाता है। चलिए आगे। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है। प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है। आगे चलिए बताइए।
संकर शब्द का अर्थ क्या है? पता है तो बताओ। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बताइए। सर, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? ये संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बना है वह संकर शब्द है। आगे बताइए। पाक नहीं, पाठ होना चाहिए। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं रात्रि 8 बजे डेली बेहतरीन हिंदी के प्रश्न लेकर आता हूं। आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, सर पाठशाला यौगिक शब्द है। जब दो रूढ़ शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। और जब दो रूढ़ शब्द मिलकर एक शब्द बनाए वह तीसरा अर्थ दे तो वह योग रूढ़ है। लेकिन दो रूढ़ शब्द मिलके एक शब्द बनाए लेकिन वह तीसरा अर्थ ना दे, उसी शब्द से संबंधित अर्थ दे तो यौगिक शब्द होता है। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। बहुत बेहतरीन। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है, बताइए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सर, अपवाद में उपसर्ग है। अपवाद में अप उपसर्ग है। अच्छा, हाँ। पराजय में परा उपसर्ग है, बिल्कुल है। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। आंसर सही होगा डी। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आरंभ में। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। शब्द के अंत में। चलिए बताइए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। कौन जानी जाती है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बताइए। ब्रजबुल नाम से कौन जानी जाती है? सर, ब्रजबुल नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। पुरानी बंगला। अच्छा बताइए। अच्छा, कौरवी बोली किसे कहते हैं? कौरवी बोली किसे कहते हैं? पता है क्या आपको? कौरवी किसे कहते हैं? बताइए। क्या पता है आपको? कौरवी किसे कहते हैं? बताइए। ठीक है। अच्छा बताइए, ढूढ़ाड़ी बोली किसे कहते हैं? कमेंट करना। कौरवी और ढूढ़ाड़ी किसे कहते हैं? जल्दी से बताना। हमने सब पढ़ाया है, सब बताया है आपको। जल्दी कमेंट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? बताइए। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? सर, दही मेरा दही कि मेरी दही? मेरा दही, मेरा दही। सर, दही एक पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग शब्द है। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। चलिए। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। सर, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आगे बताइए कि रोग पीड़ित में कौन सा समास है? बताइए। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? रोग पीड़ित में कौन सा समास है? सर, रोग पीड़ित, इसका समास विग्रह होगा रोग से पीड़ित। इसमें करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सही होगा डी। और आगे बढ़ जाइए कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
29वां प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा शब्द तत्सम है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बताइए तत्सम शब्द, बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? सर वर्षा, वर्षा एक तत्सम शब्द है। अच्छा, तो वर्षा का तद्भव क्या है? वर्षा का तद्भव होता है बरसात, बरसात तद्भव है। अच्छा, तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी तद्भव हैं, ठीक है। बारात तद्भव है, बिल्कुल। तो बारात का तत्सम क्या होगा? बर यात्रा, बारात का तत्सम बर यात्रा होता है। हाथी भी तद्भव है, हाथी का हस्ती होता है। आंसू भी तद्भव है, इसका होता है अश्रु, आंसू का अश्रु होता है तत्सम शब्द। और चलिए हमारा 30वां प्रश्न, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। 30वां प्रश्न पढ़िए और बताइए, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? सर लोग होते हैं, ये भी समूहवाचक है। वर्ग भी समूहवाचक है, गढ़ भी समूहवाचक है, प्रेस समूहवाचक नहीं है। ये एक वचन है, ये एक वचन का सूचक है। ऑप्शन सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बताइए। दिगंबर में संधि कौन सी है? बताइए, जवाब दीजिए। सर दिगंबर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? बहुत बेहतरीन, जवाब दीजिए। सर दिगंबर में व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ये व्यंजन संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में व्यंजन संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बताइए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन कौन सा सही लिखा है? 8 बजे, 8 बजे जो प्रश्न है सर, ये सीधे सीधे एग्जाम में छपेंगे। आप हमारी क्लास 8 बजे लीजिए, सीधे सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्राकथन होता है, प्राकथन, प्राकथन। ये सी मत करना, ऑप्शन ए प्राकथन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी तरह जवाब दीजिए और चलिए बताइए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सर घर से बाहर गया, वह घर से अलग हुआ। और से का मतलब जब अलग होना हो तो वहां पर अपादान कारक होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। और अगला प्रश्न बताइए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के? सर विशेषण 4 प्रकार के। अगर पूछा जाए विशेषण कुल कितने प्रकार के, तो 5 बताना है। विशेषण 4 प्रकार के। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, और अगर कुल पूछे जाएं तो एक और होता है प्रिविशेषण, पांचवा होता है प्रिविशेषण। तो अगर प्रश्न पूछा जाए विशेषण कितने प्रकार के, तो 4 बताइए। पूछा जाए कुल कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। और चलिए आगे आगे बताइए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। बताइए कंठ ध्वनियां कौन सी हैं?
सर ऑप्शन ए का और खा ये कंठ ध्वनियां हैं, का और खा कंठ ध्वनियां हैं। और हमारा 36वां प्रश्न बताइए कि आजन्म, ये जो आजन्म है शब्द का उदाहरण है, भरिए आजन्म में कौन सा समास है। सर आजन्म का होता है जन्म से, जन्म से, और इसमें अव्ययी भाव समास है। आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। और ये हमारा 37 से 40 गद्यांश है। गद्यांश हम स्किप करते हैं, आज गद्यांश स्किप करते हैं, आज गद्यांश स्किप करते हैं, बड़ा भी है टाइम लगेगा, है ना। रोज गद्यांश कराते हैं, 40 प्रश्न तक गद्यांश है, आज स्किप करते हैं। आप चाहो तो इसे पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके बाद में पढ़ लेना। मैं 40 प्रश्न तक गद्यांश है, इसे आज छोड़ते हैं। रात्रि 9 बजे मैं गद्यांश भी करवाऊंगा, 3-4 दिन में शानदार गद्यांश लेकर आऊंगा। चलिए चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 4 प्रश्न गद्यांश के छोड़ देते हैं। चलिए आज छोड़ देते हैं गद्यांश के प्रश्न। चलिए परीक्षा शब्द में, परीक्षा जो शब्द है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। परीक्षा कैसा शब्द है। सर परीक्षा तत्सम शब्द है। अच्छा हाँ, तो परीक्षा का तद्भव क्या है, परख। परीक्षा का तद्भव परख होता है, परख होता है। परीक्षा तत्सम शब्द है। चलिए आगे, और शानदार प्रश्न, हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। इस प्रश्न शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यदि स्पर्श को हम विलोम शब्द में कन्वर्ट करें, विलोम शब्द में बदलें, तो कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वह विलोम शब्द बन जाए। स्पर्श का विलोम शब्द बन जाए, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करें, बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सर स्पर्श में आ उपसर्ग लगा दो, स्पर्श में आ उपसर्ग लगाओगे तो बनेगा आप्रस्य, अस्पृश्य। क्या बनेगा, अस्पृश्य। और अस्पृश्य स्पर्श का विलोम शब्द है। इस प्रकार आ उपसर्ग लगा दो, आंसर सही होगा सी, आ लगा दो। और अगला प्रश्न है, जवाब देना। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। काल पढ़े हैं तो बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। सर कहां पर, सर वाक्य के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए आए तो वहां क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। उसने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल। चलिए आगे बताइए। अभी ये प्रश्न था, अभी ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। अकर्मक क्रिया कौन सी है, गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है। अभी प्रश्न ये 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए आगे बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। बताइए कौन सा वर्ड है जो दंत से नहीं बोला जाता। बहुत बेहतरीन। सर दंत से ता भी बोला जाता, ना भी और दा भी। टा नहीं बोला जाता, टा दंत से नहीं मूर्धा से बोला जाता है। किससे, मूर्धा से। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाइए। 46 से 48 त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। बताइए बताइए। धनवान को व्यर्थ, बताइए वाक्य 46वां है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। 46वां नंबर में क्या आपको कोई गलती दिख रही है। गलती है तो बताओ कहां है।
सर गलती है, धनवान को व्यर्थ भी आया है और बेकार भी आया है, तो गलती है, बेकार नहीं आना। धनवान को बेकार में सहायता देकर या धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, तो बेकार शब्द नहीं आना चाहिए। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, व्यर्थ होना चाहिए। एक शब्द आए, व्यर्थ और बेकार का मतलब ही एक ही है। ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी में। चलिए, डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। 47वां प्रश्न को गौर से पढ़िए, बताइए कहीं गलती है क्या। क्या 47वें प्रश्न में कोई गलती है? हाँ सर है। मैंने शाम सुबह नहीं, सुबह शाम होना चाहिए, उल्टा लिखा है। वी वाले में गलती है, ऑप्शन सही होगा बी, बी वाले में गलती है। और अगला प्रश्न बताइए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया धन, यह धन आखिर किस काम आएगा, कोई त्रुटि नहीं। कहाँ गलती है? सर गलती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन किस काम आएगा, किस काम, आखिर किस काम आएगा, ये शब्द गलत है, ये नहीं होना। ऐसा होना चाहिए था वाक्य कि यह धन किस काम आएगा। ऑप्शन सी में त्रुटि है, आखिर नहीं होना चाहिए था। इसमें बहुत ही छोटी सी गलती है जिसे पकड़ पाना, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं भी नहीं है, लेकिन आखिर नहीं आना चाहिए। एग्जाम में आया था, उसने कहा कि यह आखिर शब्द गलत है। चलिए बताइए 49वां प्रश्न, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो वहां कौन सा अलंकार है? बहुत शानदार प्रश्न, सोच समझ के करना, गलत हो सकता है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां कौन सा अलंकार है? वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। और आगे चलिए, भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है, बताइए। भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। भारत के समभारत में, रूपक उपमा मत करना, अनन्वय अलंकार है। चलिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए मृगनयनी में कौन सा समास है? सर मृग के समान नयन, मृग के समान नयन और कर्मधारय समास मृगनयनी। अब देखिए, मृग के समान मृगनयनी, और इसमें बहुब्रीहि भी हो सकता है और इसमें कर्मधारय भी हो सकता है। अब कौन सा सही है? देखिए, अगर एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, कोई तीसरा अर्थ दे तो कर्मधारय नहीं बहुब्रीहि, तो मृगनयनी में बहुब्रीहि होना चाहिए और होगा बहुब्रीहि समास ही। यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय। अब आप कहोगे सर मृगनयनी में कैसे? ये तीसरा अर्थ देता है, मृग के समान आंखें, अर्थात ये मृगनयनी सीता को कहते हैं, ये सीता का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा डी, मृगनयनी में बहुब्रीहि समास है। चलिए जरा सावधानी से प्रश्न करिए। चलिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा, क्या कहा? कि मैं घर जाऊंगा। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, या फिर कहीं पर की देखो, कि अगर आ जाए समझ लेना वहां मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। चलिए आगे, अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? सर सौंदर्य। ये सौंदर्य क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अगर होता सुंदर तो विशेषण है, सौंदर्य भाववाचक है। वृक्ष, वृक्ष जातिवाचक है।
बेकारी भाववाचक है। फुपेरा, फुपेरा भाई ये विशेषण, फुपेरा एक विशेषण है। चलिए आगे, दिए गए वाक्यों के एक शब्द बताइए। 54वां प्रश्न है, बस 4-5 प्रश्न और हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द बताइए। जो दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? उसे संकालू कहते हैं। जो दूसरे पर संदेह करे वह संकालू है। और बताइए, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो क्या कहलाता है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। और आगे बताइए कि अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? सर से। ये से विभक्ति अपादान की है। ये करण की भी होती है। चूंकि यहाँ अपादान नाम लिखा है तो हमें ये अपादान यही बताना पड़ेगा कि अपादान की है। चलिए चलिए और आगे बताइए, आगे बताइए कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। किरण का, सर किरण का अंशु होता है, रश्मि होता है, मयूख होता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। 58वां प्रश्न बताइए, छंद का समानार्थी क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर छंद का पर्यायवाची समानार्थी होता है बंधन। बंधन, जब किसी काव्य को नियम और सूत्रों के बंधन में लिखते हैं उसे छंद कहते हैं। चलिए 59वां प्रश्न बताइए कि कौन से शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? जल्दी से बताइए। सर सदैव में वृद्धि संधि है, जलौध में वृद्धि है, परमोदैर्य में वृद्धि है, गुरु उपदेश में वृद्धि नहीं है, इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ, इसका संधि विच्छेद होता है। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, गुरु प्लस उपदेश होता है। क्या होता है? गुरु प्लस उपदेश। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे बताइए। देखिए, जब आप, मैं एक ट्रिक बता दूं, जब आप ये डंडा है ना इसके ऊपर डबल मात्राएं देखो तो वहां होती है कौन सी? वृद्धि संधि। और एक मात्रा देखो इसके ऊपर तो वहां होती है गुण संधि। ठीक है, लेकिन गुरु उपदेश, गुरु प्लस, यहाँ एक नहीं है मात्रा। कहाँ है एक? तो इसमें है वृद्धि संधि। चलिए चलिए बताइए, आज का आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर थे। तो आज हम लोगों ने 4 प्रश्न छोड़े हैं, गद्यांश से संबंधित प्रश्न छोड़े हैं। चलिए, तो आज आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करिए। हाँ, क्लास को शेयर जरूर किया करिए, ईमानदारी के साथ शेयर जरूर किया करिए। और जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ ताकि आपको पता चले क्लास से संबंधित कोई भी अपडेट। चलिए मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।